नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीश देवगुन। कुल मिलाकर आज के दिन सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी स्टोरी यही है कि वाकई नरेंद्र मोदी टेंशन में आ गए हैं या फिर बैकफुट पे आ गए हैं। उसके कई मायने हैं। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस कार्यक्रम में दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे नरेंद्र मोदी के लिए टेंशन का समय है और बैकफुट पे भी नरेंद्र मोदी आज खड़े हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए हैं। अक्सर फ्रंट फुट पे खेलने वाले नरेंद्र मोदी आज वाकई थोड़ा टेंशन में है। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति, अडवाणी सुषमा के अड़ंगे के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का दाव मोदी की ताशपेशी में आरे आ गया है। खुद मोदी ने 2017 तक गुजरात की सेवा करने का बयान से पीछे हटने के कुछ संकेत दे दिए हैं। आज हमारी इस बड़ी बहस में, इस बिग स्टोरी में यही मुद्दा है, क्या वाकई नरेंद्र मोदी परेशान है, टेंशन में है और बैकफुट पे है। आज अच्छा होता कि लाल किले पर से भी भ्रष्टाचार के संबंध में कोई बात आती। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी की भावना का आदर करना सबसे पहला दायित्व आपका बनता है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री को खुलेआम चुनौती उनकी ख्वाहिशें जाहिर करने के लिए काफी है। लाल किले से झंडा फहराने का ऐसा जुनून कि पहले तो अपने पोस्टर में लाल किले की तस्वीर लगाई और अब छत्तीसगढ़ की रैली के लिए हूबहू लाल किले जैसा ढांचा ही खड़ा करवा दिया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी को अपना सपना चकनाचूर होता दिख रहा है? क्यों मोदी अपनी उम्मीदवारी के ऐलान से ऐन पहले किसी हथियार डालने वाले योद्धा की तरफ बयान दे रहे हैं? मोदी ने गुजरात में शिक्षक दिवस पर छात्रों के सवाल के जवाब में कहा कि वो पीएम बनने के सपने नहीं देखते और 2017 तक गुजरात की सेवा करना चाहते हैं। सपना जोतो नहीं मारे जोवाय हमणा गुजरातनी जनताए मने 2017 સુધી તમારી સેવા કરવાનું કામ સોંપ્યું છે, એ જ મારે કરવાની હોય। मोदी के इस बयान से उनके विरोधियों को लगा कि उन्होंने लड़ाई के पहले ही हथियार डाल दिए हैं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वो आपके बस का नहीं है, वो बीजेपी के बस का नहीं है। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब। बात बात पर अपनी दिल्ली दावेदारी जताने वाले मोदी आखिर क्यों बैकफुट पर जाते दिख रहे हैं? क्यों किनारे पर पहुंचकर उन्हें अपनी कश्ती डूबती दिखने लगी है? मोदी के रास्ते में ताजा रोड़ा बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। खबर है कि शिवराज ने विधानसभा चुनाव तक नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करने की मांग रखी। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते शिवराज ने राजनाथ और आडवाणी के सामने अपना पक्ष रखा। हालांकि जब इस बारे में सवाल पूछे गए तो शिवराज ने ट्वीट करके सफाई भी दे डाली। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि 2002 के दंगे मोदी के दामन पर दाग की तरह हैं। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी ने राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव तक मोदी की ताजपोशी नहीं करने की वकालत की। जेल काट रहे मोदी के खास माने जाने वाले गुजरात के आईपीएस डीजी बंजारा ने 10 पेज के इस्तीफे में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर यह जता दिया कि उनका मुंह खुला तो मोदी की राह और मुश्किल हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 9 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर आरएसएस ने मोदी की ताजपोशी की तैयारी की थी, लेकिन अब मोदी को अपने हाथ से यह मौका फिसलता दिख रहा है। विजय दुबे, जी मीडिया। और यही आज की बड़ी बहस का, बड़ी स्टोरी का बड़ा मुद्दा है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, जो कि आरएसएस थिंकर हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर दोपहर सामना के। हमारे साथ विनोद शर्मा हैं, जो कि एचटी के पॉलिटिकल एडिटर हैं। हमारे साथ हरीश रावत जुड़ रहे हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी से के प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत विनोद शर्मा आपसे करते हैं। नरेंद्र मोदी आज थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं और परेशानी की वजह भी वाजिब है कि अनाउंसमेंट जो वो चाह रहे थे हो जाए, वो अब हो नहीं रहा है।
क्या कहना चाहेंगे? और आज जो अपने जिनको वो कहते थे वो उन पर तीर भी चला रहे हैं। देखिए, बात है आपका प्रोग्राम का शीर्षक है कि वो बैकफुट पे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा खिलाड़ी जो होता है अगर वो बैकफुट पे सही खेलता है तो जो घातक गेंदबाजी है उसका मुकाबला कर सकता है। अब देखना यह है कि बैकफुट पे खेलने में वो कितने सक्षम हैं, क्योंकि ये उनकी पर्सनैलिटी के खिलाफ जाता है बैकफुट पे खेलना। रही बात जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनकी, ये बात सच है मेरी नज़र में, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि जो वंजारा की चिट्ठी है उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी वीकन हुई है। देखिए, 2-3 चीज़ें हुई जी। सबसे पहले ये पता चला कि भाई सितंबर में अनाउंसमेंट होने वाली है। उसके बाद राजनाथ सिंह ने स्वयं 2002 का मुद्दा उठा दिया, वो माइनॉरिटी मोर्चे में को संबोधित करते हुए, और उसके बाद एक सीडी सर्कुलेशन में आ गई, और उसके बाद वंजारा की ये चिट्ठी। तो मैं समझता हूँ ये जो पूरे प्रकरण थे 3-4, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कौन ये कर रहा है? भीतरघात हो रहा है जैसे, और या बीजेपी के लोग जैसे कहते हैं कि सरकार करवा रही है, लेकिन जो भी करवा रहा है वो मोदी साहब के गेम प्लान को डिस्टर्ब कर रहा है। और आपको लगता है ये डिस्टर्ब्ड गेम प्लान आगे भी जारी रहेगा क्विकली? जी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जी, आज कांग्रेस बहुत खुश है और बहुत सारे बयान आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे मोदी। चलिए, मैं इस पूरे मुद्दे पर आरएसएस का भी एक टेक लूंगा, लेकिन रावत जी, आज मेरे को एक फिल्मी डायलॉग आपके लिए याद आता है। आज खुश तो आप बहुत होंगे क्योंकि बीजेपी में वाकई नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर बीजेपी भी बैकफुट पे आ गई है और नरेंद्र मोदी खुद बैकफुट पे दिख रहे हैं। देखिए, मैं प्रारंभ से ही एक बात कह रहा हूं कि श्री नरेंद्र मोदी भाजपा की समस्या है। वो गुजरात में थे तो उन्होंने भाजपा के लिए समस्या थे, 3-4 बार पार्टी का विभाजन हुआ, और जब उन्होंने देश की तरफ को, दिल्ली की तरफ को प्रस्थान शुरू ही नहीं किया था तो एनडीए के लिए समस्या बन गए, एनडीए का विभाजन हो गया। वर्चुअली आज बीजेपी जो है एक्सटेंडेड संघ परिवार है, बाकी एनडीए के नाम पर कुछ नहीं बचा है। और भाजपा के अंदर भी जो मॉडरेट नेतृत्व है वो बहुत संकित है। गोवा के मुख्यमंत्री ने वही आशंका जाहिर की है, वो जरा नौजवान है, जो वहाँ के सभी लोगों के मन में है, जिनमें एक बुजुर्गवार भी सम्मिलित हैं, और मुख्यमंत्रीगण इस बात से शंकित हैं कि कहीं ऐसा न हो कि इनके हाथ में बागडोर रही तो इससे जो उदारवादी वोटर है वो वोटर हमसे छिटक जाए और उनको अपना खतरा दिखाई दे रहा है। और उस पर बिल्कुल अभी विनोद जी ने बिल्कुल ठीक पर फरमाया, ये कोड़ में खाद जैसी बात जो है वो बंजारा जी की चिट्ठी ने कर जी। चले, बिल्कुल वाजिब। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के उस इंटरव्यू में भी आऊंगा जिसमें मनोहर पारिकर ने बड़े तीखे तीर लगाए हैं और नरेंद्र मोदी इस वजह से बैकफुट पे आ गए। बिग डिबेट टुनाइट, क्या नरेंद्र मोदी इस समय परेशान है और वाकई के बैकफुट पे है? बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है जो कि बहुत आतुर होकर इसको रिस्पांस भी इसका देना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले आरएसएस थिंकर विनय सहस्त्रबुद्धे साहब के पास चलूंगा। विनय जी, आखिरकार बीजेपी घोषणा करने वाली थी, नरेंद्र मोदी की ताजपोशी लगभग तय थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ इसको डिले करना पड़ रहा है? मजबूरियां क्या दिख रही हैं आपको? मुझे लगता है कि ये सारा हवा में पतंग उड़ाने जैसा है। बीजेपी ने ये आजकल में करना तय किया था, ये भी आपकी जानकारी है। ऐसा कहीं बीजेपी ने कहा नहीं था कि हम इतने दिनों में करेंगे, अब करेंगे, कल करेंगे। दूसरा, अब नहीं करेंगे, ये भी ख्याली पुलाव जैसा ही है। ऐसा कभी बीजेपी ने कहा नहीं है, किसी ने कहा नहीं है कि नहीं करेंगे करके। इसलिए मुझे लगता है कि ये हवा में पतंग उड़ाने जैसा है। जो भी प्रक्रिया है, देखिए, सबको ध्यान में ये लेना चाहिए कि बीजेपी देश में जो 1000-1200 पार्टियां हैं उसमें से केवल एक पार्टी ऐसी है कि जो राष्ट्रव्यापी है और किसी घराने के आधार पर नहीं चलती। तो यहाँ पर निर्णय करने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है और उसमें हम एक विचारधारा आंदोलन का हिस्सा है, तो सबको साथ लेकर सबके साथ मशवरा करते हुए आगे बढ़ना होता है। इस प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो सकती है और यहाँ कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं कि फलाने कोई मुहूर्त है, कोई ऐसा कुछ है, ऐसा तो कुछ है नहीं। करेंगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी के बहुत पहले कहा है कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? शिवराज सिंह चौहान गुहार
लगा रहे हैं कि प्लीज कृपया करके मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आप मोदी जी को डिक्लेयर ना करें। मनोहर पारिकर न्यूयॉर्क टाइम्स को, आप देखिए ये क्या मायने है, न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं हाँ 2002 एक ब्लॉट है, इट इज अ ब्लॉट ऑन नरेंद्र मोदी इज करियर। तो आपको लगता नहीं है कि जो सिलसिलेवार तरीके से बातें हुई हैं, वंजारा की चिट्ठी, नरेंद्र मोदी का ये कहना मैं 2017 तक सेवा करना चाहता हूं गुजरात की, मायने हैं इसके? विनय सहस्त्रबुद्धे। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार हम रीडिंग बिटवीन द लाइंस थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं, थोड़ा लाइनें भी पढ़े, बिटवीन द लाइन पढ़ने की हमेशा कोई आवश्यकता नहीं होती। नरेंद्र भाई ने जो कहा बच्चों के सामने, वो बात कर रहे थे, किसी ने पूछा कि आपकी क्या मंशा है, आपकी महत्वाकांक्षा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए आज की बात है और ये वास्तविकता है, उसमें क्या गलत है। उन्होंने कहा कि मुझे मैंडेट ये मिला है और ऐसा उनका जो बयान है, और वो पहले भी कह चुके हैं कि मुझे कुछ काम करने में रुचि है, कुछ बनने में रुचि नहीं है। बिल्कुल सही है, वो एक सर ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, जर्नलिस्ट का तो काम है बिटवीन द लाइंस रीड करना। जब हम कांग्रेस का कोई विषय होता है, सरकार का कोई विषय होता है, तब बीजेपी भी बिटवीन द लाइंस काफी रीड करती है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। चलिए मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ हैं, जो कि वाकई उनको आज काफी को डिफेंड करना होगा, और आई एम थैंकफुल दैट कैप्टन अभिमन्यु इज टुडे देयर टू रिस्पॉन्ड और डिफेंड करने के लिए। कैप्टन अभिमन्यु, अपनों ने अपनों को मारा, किसका है सहारा? जवाब। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह से है और एक परिवार की पद्धति पर काम करती है। जैसा कि अभी विनय जी बता रहे थे कि हमारा सौभाग्य है कि इस देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसके अंदर स्वस्थ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को हमने इस परिपक्वता तक लेकर के गए हैं कि हमारे यहाँ नेतृत्व की चर्चा बड़े स्वस्थ तरीके से एक पद्धति के आधार पर हम करते हैं और नेतृत्व का निर्णय भी करते हैं। जहाँ दूसरी ओर जो बड़ा दल जिसको आप कह सकते हैं, जिसकी आज सरकार है कांग्रेस पार्टी, 15 साल से केवल एक व्यक्ति उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दूसरा कोई आवाज नहीं उठा सकता, कोई संविधान नहीं है, कोई वहां लोकतंत्र नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई चर्चा का वहां कोई स्थान नहीं है। पर तो इसी तरह के आरोप आपके का सौभाग्य है कि जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर, जिनको फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं नरेंद्र मोदी, उन पर भी इसी तरह के कुछ आरोप लगते हैं। चलिए मैं उन पर नहीं आता, क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगा कैप्टन अभिमन्यु, वेरी क्विकली, क्या आपको लगता है क्या मौजूदा समीकरण नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहे हैं? स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट एज अ पार्टी स्पोक्सपर्सन। मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद को लेकर के किसी प्रकार की कोई दौड़ नहीं है, और हम सही समय पर, सही रणनीति के आधार पर, सही पद्धति से, सही फोरम पर निर्णय करेंगे। और आप भी उस निर्णय से खुशी जाहिर करेंगे और देश की जनता की भावना का आदर करते हुए करेंगे। जी जी जी। कांग्रेस कोई ख्याली पुलाव ना पकाए, वो ये इस सपने में ना जिए कि आज देश में इतना उनके खिलाफ वातावरण है। उनको ऐसा लगता है छोटा सा कोई विवाद बीजेपी में, जैसे डूबने को तिनके का सहारा है, वो दौड़ करके उस विषय को पकड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मजे ना ले आप लोगों से क्योंकि स्थितियां, लेकिन आपने जहां तक दौड़ की बात की, मुझे दौड़ में कई खिलाड़ी दिखते हैं। मुझे सुषमा स्वराज भी दौड़ में दिखती है, मुझे अरुण जेटली भी दौड़ में दिखते हैं, मुझे कहीं ना कहीं पीछे इस दौड़ के अंदर राजनाथ सिंह और जो सबसे पीछे एलके अडवाणी नजर आते हैं, वो सबसे आगे जाते हुए भी दिखते हैं। मैं अपनी जर्नलिस्टिक कांग्रेस में कोई दौड़ ही नहीं सकता है, कांग्रेस में कोई दौड़ने की सोच नहीं सकता है। चलिए, बीजेपी का सौभाग्य इस देश को नेतृत्व दिया बीजेपी ने। ओके, कैप्टन अभिमन्यु को रिस्पॉन्स आप करना चाहेंगे हरीश रावत और विनय सहस्त्रबुद्धे को? जी, मैं कैप्टन साहब को एक बात बताना चाहूँगा। इन्होंने अपनी पार्टी की लोकतंत्र की बड़ी दुहाई दी। इनकी पार्टी में ऐसा लोकतंत्र है कि पार्टी कुछ सोचती है और नागपुर कुछ निर्णय कर देता है, और इनको जो नागपुर का निर्णय होता है वो मानना पड़ता है। जबकि ये पार्टी के रूप में एक प्रकार से ऐसा लगता है कि जैसे आरएसएस से फ्रेंचाइजी ली हुई हो। फ्रेंचाइजी ओनर भी अपने आप निर्णय करता है अपने मामलों का, इनके मामलों का निर्णय तो नागपुर से होता है। देखिए, ये इसलिए इनसे हमको लोकतंत्र की सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस का अपना लोकतांत्रिक इतिहास है और भारतीय लोकतंत्र कांग्रेस के चारों तरफ ही इवॉल्व करता है। इसलिए कैप्टन साहब अपनी जरा सा जानकारी को और दुरुस्त कर लें। जो आपने नरेंद्र जी की बात कही, देखिए हम नरेंद्र मोदी जी को ये बात रियलाइज होनी लाजमी थी कि पार्टी
मैं उनके घोषित होने के समय जो जोश खरोश जैसा लोगों ने पैदा करने की कोशिश की थी वो धीरे धीरे छटने लग गया। और पार्टी के में जो सेंसिबल लोग हैं उन्होंने ये बात समझ ली कि इनका जो व्यक्तित्व है वो बांटने वाला व्यक्तित्व है, वेरी वैलिड पॉइंट यू मेड, वेरी वैलिड पॉइंट हरीश रावत यू मेड। नहीं चल सकेंगे, बड़ा बहुत बड़ी डिस्कशन का ये पॉइंट है। इस नरेंद्र मोदी शाम इज ओवर इन बीजेपी और वी कैन से कि वो गिर रहा है अब इस पूरे मामले के अंदर। इसमें मैं चलूंगा, लेकिन मुझे प्रेम शुक्ला का रिएक्शन लेना बड़ा जरूरी है क्योंकि बड़े मोदी प्रेमी माने जाते हैं। प्रेम शुक्ला, जो व्यक्ति पार्टी को साथ लेके नहीं चल पा रहा वो कैसे एनडीए को साथ लेके चलेगा? आप हमेशा बहुत डिफेंड करते हैं नरेंद्र मोदी को। हाउ इट इज पॉसिबल? स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, रिस्पॉन्स। मोदी जी पार्टी को लेकर साथ नहीं चल रहे हैं, ये हरीश रावत का स्वप्न रंजन हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति को मैं जो जानता हूं वो पार्टी की नीतियों के अनुसरण के अलावा आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। पार्टी ने कह दिया कि आप गुजरात में नहीं रहेंगे, वो गुजरात छोड़कर चले गए। पार्टी ने कहा आप गुजरात में रहेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बने रहे। अब क्या स्थिति है? आप प्रचार समिति के अध्यक्ष पार्टी तो पार्टी के कई नेता को चाहने हैं वो बने। आप जिसको बैकफुट कह रहे हैं, जिसको आप बैकफुट कह रहे हैं, ये जानकारी जो है वो हरीश रावत को हो गई, ये बहुत अच्छा हो गया। सोनिया गांधी जी को हो गई, ये बहुत अच्छा हो गया। सोनिया गांधी जी को शरद पवार नहीं चाहते थे, जितेंद्र प्रसाद नहीं चाहते थे, राजेश पायलट नहीं चाहते थे, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। उसके बाद भी वो अध्यक्ष कैसे हैं? और नागपुर जाकर अगर कोई विमर्श कर ले तब तो देश में ही है, लोग रोम से विमर्श ले रहे हैं। इस पर क्या चिंता करने की आवश्यकता नहीं इस देश को? चलिए आप आपने उस सवाल का जवाब भी दिया कि नरेंद्र मोदी कैसे साथ लेके चलेंगे। हरीश रावत का एक आरोप कि बीजेपी ने फ्रेंचाइजी ले रखी है संघ से। जब आप आरएसएस थिंकर है, मैं रावत जी आपके पास आ रहा हूं। विनय सहस्त्रबुद्धे क्विकली। नहीं प्रेम जी मैं प्रेम जी को एक जरा सा बता दूं। भारत की तो पहले से महान परंपरा रही है। हमने जनकपुर से भी विमर्श लिया है, जानकी माता वहीं से आई थी यहाँ। ओके विनय सहस्त्रबुद्धे, परंपरा को कैसे भंग किया वो भी देश देख रहा है। ओके विनय सहस्त्रबुद्धे क्विकली। किस तरह चुनकर आई थी, कैसे सीताराम केसरी का वस्त्रारोहण हुआ, वो भी सबको याद है। मैं विनोद शर्मा की बात भी जाऊंगा, लेकिन विनय सहस्त्रबुद्धे क्विकली। मैं बता ये रहा हूं कि एक तो कोई मैं आरएसएस का स्पोक्सपर्सन या आरएसएस थिंकर, ये वर्णन अतिरिक्त वर्णन है, मगर मैं अपनी बात आपके सम्मुख जरूर रखूंगा। मुझे लगता है कि ये कोई फ्रेंचाइजी वगैरह, देखिए इनके समझने के मतलब उसकी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, क्योंकि 10-12 संगठन या उससे भी अधिक संगठन जो एक विचारधारा से जुड़े हैं वो कैसे निर्णय करते हैं इनको अनुभव ही नहीं ना। इनका तो निर्णय का उन्होंने एक आउटसोर्सिंग कर दिया है एक परिवार के पास, तो वो क्या जाने कि कैसे निर्णय होते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया। वो लोकतंत्र की दुहाई दे, वो तो पुरानी बात हो गई। महात्मा गांधी के जमाने में एक लोकतंत्र था, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में एक परिवार के अलावा किसी का तंत्र चला भी है। तो स्वाभाविक है इनको समझना मुश्किल है। काम करते हैं, बड़े आरोप लगते हैं। ये स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, ये बड़े उन पे आरोप लगते हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करते कई बार। नहीं देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से काम करने के बारे में नरेंद्र मोदी जी को जो निकट से देखते हैं, जानते हैं, वो सब समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी के मुझे एक कैबिनेट को भी बताइए कि जहां पर कैबिनेट के मंत्री और सरकार में नहीं है ऐसे पार्टी के नेता इकट्ठा बैठ के हर मंगलवार को एक टिफिन बैठक करते हैं, जहां अपने अपने लाए टिफिन खोलते हैं, बातें करते हैं, समीक्षा करते हैं, कहां हम जा रहे हैं इसके बारे में सबका विचार लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे और अधिक जनतंत्र क्या हो सकता है? जो एक इनफॉर्मेलिटी है, शर्मा के पास काफी देर से ले गया। विनोद शर्मा क्विकली, क्योंकि अनौपचारिकता का वातावरण ही नहीं है वहां पर। देखिए बात यह है, सच्चाई यह है कि जब से नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन शुरू हुआ है तब से एक आरोप आरएसएस और बीजेपी पे लग रहा है कि वो व्यक्तिवाद की तरफ जा रही है। क्योंकि जब अटल जी और आडवाणी जी थे, उनके बाद जब गडकरी जी अध्यक्ष बनाए गए, तो उसका एक कारण मेरी नज़र में ये भी था कि आरएसएस और बीजेपी व्यक्तिवाद से जुदा होना चाहती थी और वो कलेक्टिव लीडरशिप प्रोजेक्ट करके, अपने प्रोग्राम को प्रोजेक्ट करके वो सत्ता हासिल करना चाहते थे, पॉलिटिक्स करना चाहते थे। लेकिन आज के दिन ये आरोप नितिन गडकरी ने अलग ढंग से काम भी किया और आज के दिन ये आरोप लग रहा है कि व्यक्तिवाद की तरफ जा रहे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं और मेरे को बता दें अगर मेरी जानकारी गलत है या नहीं है, तो
कि हु इज नंबर 2 इन गुजरात आफ्टर मोदी? ओके, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, मैं कैप्टन अभिमन्यु से भी जानूंगा कि नंबर 2 कौन है गुजरात के अंदर, और विनय सहस्त्रबुद्धे से भी जानूंगा। ब्रेक के बाद बड़ी बहस, बड़ी डिबेट, बड़ी स्टोरी जी बिजनेस पर। नरेंद्र मोदी टेंशन में, बैकफुट पर मोदी। आज की बड़ी बहस, आज की बड़ी स्टोरी, जो कि बीजेपी में भी बड़ी बहस है, वो यही है आखिरकार नरेंद्र मोदी बैकफुट पे क्यों हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में कई अहम मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं बहुत सीधे तौर पर आपके पास आना चाहूंगा क्विकली, बहुत विनोद शर्मा, आखिरकार बीजेपी के नेताओं की वरी क्या है, चिंता क्या है? देखिए, मैं शिवराज सिंह और रमन सिंह और कुछ हद तक वसुंधरा की चिंता समझ सकता हूं। देखिए, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और वो अपने अपने क्षेत्रों में प्रधान नेतृत्व उनके पास है, और वो चाहते हैं कि ये एक मैसेज जाए कि उन्होंने जो इलेक्शन जीते हैं अपने दम पे जीते हैं। क्योंकि शिवराज सिंह सोचते हैं कि मैं तीसरी बार जीत सकता हूं, रमन सिंह सोचते हैं मैं तीसरी बार जीत सकता हूं, तो नरेंद्र मोदी को क्रेडिट नहीं देना चाहते। और वो चाहते हैं कि अरे, वो क्रेडिट देने के बजाय वो भी चाहेंगे कि वो भी सिलेक्शन पैनल में आ जाए, शॉर्ट लिस्ट में उनका नाम भी आ जाए। और उसमें गलत क्या है? जी, उसमें गलत क्या है? अगर आपके पास 3 टाइम चीफ मिनिस्टर 3 है, तो आपकी पार्टी की जो संपदा है वो ज्यादा उजागर होती है। जी, उसमें दिक्कत क्या है? और फिर हो सकता है कि एक राय मोदी जी के बजाय किसी और पे बन जाए। और आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि नंबर 2 कौन है गुजरात के अंदर। कांग्रेस में आप लोग नंबर 2 पूछते हैं, लेकिन गुजरात में नंबर 2 कौन है? कैप्टन अभिमन्यु। आपने ठीक कहा अमीश जी, बड़ा रोचक सवाल पूछा है। और विनोद जी, अगर काश कांग्रेस से भी यह सवाल पूछते कि सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद प्रियंका जी के बाद रॉबर्ट जी, क्या उनके पास परिवार से बाहर कभी कोई कल्पना करने की संभावनाएं हम सोच सकते हैं इस देश के लोकतंत्र में? जहां तक गुजरात में मोदी जी के उत्तराधिकारी या उनके नंबर 2 के सवाल की बात अगर हम करें, तो एक तो मैं हरीश जी ने पिछले इस चर्चा के दौरान कहा नंबर 2 नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी जी के गुजरात जाने के बाद बीजेपी के अंदर विभाजन हुए हैं। वो भूल रहे हैं कि इतिहास इस बात का गवाह है कि नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हुई है कि कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचा। नंबर 2 नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 स्टेट क्वेश्चन की सरकारें वो संविधान के आधार पर चलती हैं, कैबिनेट की प्रणाली पर चलती हैं, जहां पर पूरा कैबिनेट मिल करके काम करता है। और सिर्फ ये आप बातें पहले भी कह चुके हैं, लेकिन नंबर 2 कौन है? मोदी जी ने काम किया है, बाकी सभी लोग इक्वल्स हैं। उन इक्वल्स में से कोई भी 2, 3, 4 हो सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं सभी लोग इक्वल है, कोई भी 2, 3, 4 हो सकता है। हरीश रावत, क्या आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इसके ऊपर कि कांग्रेस में नंबर 2 तो कोई है ही नहीं, बीजेपी का आरोप है? नहीं, एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद प्रियंका जी। मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ, जब नैनी जेल में एक समय ऐसा था कि मोतीलाल नेहरू जी, उनकी पत्नी नेहरू जी, इंदिरा जी सब जेल में थे। उस समय भी इन्होंने ये सवाल कभी इतिहास से भी पूछा कि ये परिवार कि क्या त्याग और तपस्या है? कोई एक दिन में कोई देश किसी को स्वीकार नहीं कर लेता। वो जैसा वो भी भारत जैसा देश परिवार जेल में नहीं था रावत जी। एक दिन में व्यक्ति प्रेम शुक्ला कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रेम शुक्ला बहुत सारे परिवार थे। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे परिवार थे, सब महान परिवार थे, और उन महान परिवारों में लोगों ने नेहरू परिवार को प्यार मोहब्बत दी। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इस परिवार का अपना एक मुकाम है, उसका अपना एक मुकाम है। लेकिन ये परिवार इस ऊंचाई तक समाज को जोड़ करके पहुंचा। आप ये बता दीजिए, नरेंद्र मोदी जी इस ऊंचाई तक जो पहुंचने की सोच रहे हैं, झटपटाहट दंगे करके पहुंचा, उसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी में क्या कहाँ है आज सुरेश मेहता, कहाँ है? जी चलिए
विषधार के बेचारे। चलिए मैं बहुत सीधा सवाल पूछता हूं विनय सहस्त्रबुद्धे में बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, क्या नरेंद्र मोदी की अनाउंसमेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर करने में बीजेपी तैयार है और क्या पार्टी सक्षम है, या फिर आपको लगता है कि अभी नहीं? सीधा सवाल और बहुत फ्रैंक आंसर चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल, इसमें मैं बहुत फ्रैंकली आपको जवाब दे रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में इसके बारे में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। हाँ, ये निर्णय आखिरकार बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है। जी। और पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पर, अभी उचित समय कौन सा है ये पार्टी के बाहर के लोग कैसे तय करेंगे, ये तो पार्टी तय करेगी। तो ये पार्टी का निर्णय है, इसमें कोई और किसी का कोई तात्पर्य ही बनता नहीं, कोई संदर्भ बनता नहीं। तो पार्टी अपनी पद्धति से पूरी चीजों को संज्ञान में लेकर अपने पद्धति से उसका विश्लेषण करते हुए उचित समय पर निर्णय करेगी। ओके, थैंक यू सो मच। किसी को चिंता होने का कोई कारण विनय सहस्त्रबुद्धे, थैंक यू सो मच। कैप्टन अभिमन्यु, हरीश रावत, प्रेम शुक्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद शर्मा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थी आज की बड़ी बहस, आज की बड़ी स्टोरी। नमस्कार। लेकिन हम कह सकते हैं वाकई नरेंद्र मोदी बैकफुट पे हैं और कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता। नमस्कार।